हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। यार इससे पहले जो है ना हम हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्केन और एल्काइन जो है ना हम पढ़ा चुके थे। आज हम आपको बताएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वन शॉट। ये भी 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए और आप लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए और डायरेक्ट हाईलाइट करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन ही रहेगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन ही रहेगा, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग बना करके रहेगा। तो वही चीज देखते हैं, चलिए। यहाँ पे हम यदि देखें कि नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, तो मेरे दोस्त ये चीज हम बता चुके हैं कि नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म जो है ना इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ना केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए देखिए, फिर भी यदि नोमेनक्लेचर में जैसे हम बात कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, यदि बेंजीन रिंग के बाद CH3 लगा रहा हो तो उसे हम टॉलिन कहते हैं। और यदि हम बात कर लेते हैं बेंजीन रिंग के बाद जो है ना एक टॉलिन के साथ एक और CH3 हो तो उसे जाइलिन कहते हैं। और यदि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो ऑर्थो जाइलिन कहेंगे, यदि मेटा पे आएगा तो मेटा जाइलिन कह देंगे, यदि पैरा पे आएगा तो पैरा जाइलिन कह देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कहोगे कि भैया ऊपर में बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो मेरे दोस्त ऊपर में बस बताया हुआ था कि बेंजीन रिंग कैसे बनता है, बेंजीन का कैसे क्या होता है, बॉन्ड कैसे बनाया जाता है बेंजीन, तो ये सब चीजें था। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सब चीजें नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। आप लोग को जो मैं बता रहा हूं वो चीज अंडरलाइन करते चलिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगला बात करेंगे हम एरोमेटिसिटी पे। तो एरोमेटिसिटी जो है ना वैसे हम जीओसी फर्स्ट में बताए हुए हैं, बार बार कहते हैं जीओसी फर्स्ट जो है, आप लोग देख लीजिएगा 60 मिनट में पूरा का पूरा जीओसी फर्स्ट पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी की यदि बात कर लेते हैं तो एक दो चीजें ध्यान रखना है। जैसे हम बात कर लेते हैं प्लेनरिटी होना चाहिए, उसके बाद डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, रिंग में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और तीसरी बात जहां से हम पता करेंगे कि कौन एरोमेटिक है कौन एंटी एरोमेटिक है, तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि हम बात कर लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन देखना है, यदि एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन समझेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल, उसी को हम हक्कल रूल कह देते हैं। ये जो ऊपर में अभी तीनों कंडीशन पर है, इसी को हम हक्कल रूल कह देते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं बेंजीन में, तो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और देखेंगे इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं ये रूल को, तो यदि कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। वैसे ये एरोमेटिक है। अब कहोगे कि नहीं आप डायरेक्ट बता दो, तो हम कहेंगे एरोमेटिक के लिए ओड नंबर देखना है और एंटी एरोमेटिक के लिए इवन नंबर देखना है। प्लेनरिटी देखना यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं, ये सीधी बात है, sp2 देख लेना। ठीक है, sp3 की यदि बात कर लेते हैं तो sp3 होता है टेट्राहाइड्रल, जो कि नॉन प्लेनर होता है। तो यदि हम बात कर लेते हैं कहीं पे यदि sp3 बना रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम बता चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं कि बेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं। तो बेंजीन जो है ना कॉमर्शियली जो है ना आइसोलेटेड फ्रॉम कोलतार, कोलतार से आइसोलेटेड होता है। देखो दो प्रकार का बेंजीन की यदि बात करते हैं, एक होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जो कि ऊपर पहले पढ़े हुए थे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एल्काइन में, जहां पे रेड हॉट दिए थे एसिटिलीन से, तो बेंजीन बन गया था। ठीक है, एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो देखिए डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। डीकार्बोक्सिलेशन की यदि बात कर लेते हैं तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे COONA है। यदि CaO और हीट है NaOH के साथ यदि है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको पहले भी बताए थे, जब भी देखेंगे तो CO2 निकालेंगे, यहाँ से CO2 निकालेंगे, बच क्या गया बेंजीन रिंग। और जो ये CO2 Na और ये Na सब मिला करके क्या बना लेगा Na2CO3। तो हम बेंजीन रिंग हमको बनाना था, बेंजीन रिंग बन गया NaOH CaO हीट के साथ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेनॉल का रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, फेनॉल को रिड्यूस करना है। तो यानी कि फेनॉल रिड्यूस टू बेंजीन, फेनॉल को हमें बेंजीन में रिड्यूस करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ। आपको याद आया जेरन के साथ जब हीट करते हैं ना जेरन डस्ट के साथ, तो JeRnO बन जाता है। वहां पे X2 निकाल रहा था जब हम हाइड्रोकार्बन का वन शॉट लैब पढ़ाए थे, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से पढ़ाए थे, देख लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे फिनॉल है, जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे तो ये OH को हटा देगा, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जहां पे अंडरलाइन किए हो वही याद रखना है, जहां पे इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर इमिसेबल विथ वाटर, वाटर के साथ इमिसेबल होता है, जबकि रेयरली मिसेबल होता है। हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसेबल होता है और वाटर के साथ इमिसेबल होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हम वहां पे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो है ना सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है, ठीक है, कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और हम देखे थे पहले भी, अभी भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ई से, इलेक्ट्रोफिलिक तो ई से समझ जाइएगा ई प्लस। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब माइनस वाला, तो प्लस वाला ला रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक की यदि बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रेशन देखेंगे। तो नाइट्रेशन पहले भी देखे थे कि हम कॉन्सेंट्रेशन HNO3 और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, और यही मिक्सचर से बेंजीन पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आप वहां भी देखे थे कि NO2 जो है ना जाकर के हाइड्रोकार्बन से जुड़ गया था, ये उसी तरह से बेंजीन के साथ जब कॉन्सेंट्रेशन HNO3 आएगा और हम बात कर लेते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पे क्या होगा, NO2 बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा।
ठीक है। अगला हम देखेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की यदि बात कर लेते हैं तो हेलोजिनेशन जो है ना, हेलोजन प्रेजेंट इन लुईस एसिड प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड के प्रेजेंस होता है। यानी कि हेलोजिनेशन में पहले भी देखे थे लुईस एसिड का प्रेजेंस होता था। लुईस एसिड में जैसे कौन कौन, तो एनहाइड्रस FeCl3, FeBr3, AlCl3, इल्ड ऑफ हेलो एरीन। वहां पे हम क्या कर बना देते हैं, हेलो एरीन। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखो एरीन से हम हेलोजिनेशन करके हेलो एरीन बना देते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं बेंजीन है, बेंजीन में क्या होता है, एरीन बना देता है, ये रिंग वाले को एरीन भी कहते हैं। यहाँ पे Cl2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये Cl जो है ना यहाँ पे आकर के जुट जाएगा। देखो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो Cl प्लस जुटेगा, लेकिन हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक में आप लोग को दूसरी रीजन में बताता हूं डर लगने का क्या होता है। आप लोग पूरा का पूरा मैकेनिज्म को समझने लगते हैं, जो कि जरूरत नहीं है आपको नीट के लिए। आप लोग सीधा देखिए कि रिएजेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस पे ध्यान रखना है। और रिएजेंट को हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंट के साथ किस तरीका से हम रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे Cl2 है, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अच्छा Cl प्लस आकर के अटैक करेगा। भाई यहाँ पे Cl प्लस आकर के अटैक किया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया। एक और Cl है तो HCl बन गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तब तो Cl जुड़ेगा, तो HCl निकल गया। उसी तरह से हम सल्फोनेशन तो पहले भी हम देखे थे। सल्फोनेशन में क्या देखे थे, ओलियम, याद आया, ओलियम देखे थे कि ओलियम, ओलियम की मतलब H2H2O7। तो यानी कि हम बात कर लेते हैं बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम बात कर लेते हैं, ओलियम है H2SO4SO3, टोटल जोड़ेंगे तो H2H2O7 बन जाएगा। जब ओलियम को हम जब हीट करते हैं बेंजीन रिंग के साथ तो कुछ नहीं HSO3 बन जाता है। HSO3 जो है ना यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से एक H को और SO3 जो है ना जाकर के जोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। और बाहर निकल जाएगा H2O, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां पे एक हाइड्रोजन है तो H2O, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये भी हम पहले देखे हुए थे कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और एल्काइल बेंजीन के साथ फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको याद भी रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है कि बताइए CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 जो है ना को हम बेंजीन से जब हम टॉलिन बनाएंगे तो इसे कौन सा रिएक्शन करेंगे, बेंजीन को जब इस रिएजेंट के साथ यदि हम टॉलिन बनाएंगे तो कौन सा रिएक्शन उसे कहते हैं, तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि बेंजीन को CH3Cl के साथ जोड़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी है। जब भी CH3Cl आए तो मेरे दोस्त यहां से CH3 प्लस जो है ना अटैक करवा देना है बेंजीन रिंग पे और टॉलिन बना देना है। यहां पे यदि CH3 की जगह C2H5 यदि आ जाए तो C2H5 को ही अटैक करवा देना है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। यहाँ पे ये है CH3 C2H5। तो चलिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है C2H5 Cl की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ पे C2H5 प्लस जोड़ देना है तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला देखेंगे कि फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। वहां पे क्या था, एल्काइलेशन, यानी कि एल्काइल वाला ग्रुप था। देखो सारे के सारे एल्काइल वाला था, ये सब एल्काइल वाला, ठीक है। यानी कि हम अब देखेंगे एसाइलेशन। तो अब कहता है कि बेंजीन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का जो रिएक्शन करेंगे विथ एसाइल हैलाइड के साथ, एसाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 का प्रेजेंस होना चाहिए, तो हम एसाइल बेंजीन दे देता है। कैसे देता है तो चलिए अब देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन को हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एसाइल क्लोराइड का मतलब CH3C+OCl। हम आपको बताते हैं कि इस पे क्या करना है, डायरेक्ट जो है ना इस पे यहाँ पे अटैक करवाना है, खोलना है, बंद करना है, Cl को लीव करना है और जय हिंद बोलना है। देखो यहाँ पे हो गया। तो यानी कि CH3COCl की यदि बात करते हैं, एसाइल क्लोराइड को जब है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करते हैं तो Cl को निकाल देना है और जो जहां है सबको बैठा देना है, तो इसे हम कह देते हैं एसीटोफिनॉन। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब ये एसिटाइल क्लोराइड आ जाए और साथ में क्या निकलता है ये भी ध्यान रखना है कि यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकल रहा है तो HCl निकल जाएगा, ठीक है। और यदि हम एसाइल क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड आए तो ये वाला आए तो अब देखो जब ये एनहाइड्राइड आएगा तो एक एनहाइड्राइड क्या करना है, देखो यहां से ये एनहाइड्राइड कैसे बनता है ये देख लेते हैं। CH3C+OCH3 इस तरीका से बनता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि एक तरफ से तोड़ देना है। क्या करना है, एक तरफ से तोड़ देना है, ठीक है। तोड़ दिए। अब जैसे ही तोड़ेंगे तो इसको क्या करना है, एक पार्ट को यहां पे लगा देना है। देखो COCH3 लग गया। अब यदि COCH3 लग गया तो मेरे दोस्त यहां पे क्या बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, यहां का हाइड्रोजन है। यहां पे यदि हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या CH3COOH बन जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि जब बेंजीन को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं लुईस एसिड के साथ, तो इस प्रोडक्ट के साथ साथ एसिड भी मिलता है और यहां पे क्या मिल रहा था, HCl मिल रहा था। यहां पे हम बात कर लेते हैं इथेनोइक एसिड मिल रहा है, वहां पे HCl मिल रहा था। तो ये ध्यान रखना।
अब आप बात करोगे कि मेरे दोस्त हम कहेंगे कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यदि क्लोरीन एक्सेस में हो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ साथ जो है ना Cl2 जो है ना यानी कि क्लोरीन जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो क्या करता है। तो देखो क्लोरीन यदि कम मात्रा में था तो क्या लगा रहा था, एक और Cl को हटा दिया। जब यहाँ पे एक्सेस बोले या यदि हम बात करते 6 Cl2 दे दे और यहाँ पे ये दिखा दे कि भाई डार्क में है और कोल्ड है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन डायरेक्ट ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग है 6Cl2 है एनहाइड्राइस AlCl3 और वहां पे हीट था, अब यहां पे डार्क और कोल्ड कंडीशन में है तो सारे हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन लगा देना, लग गया सारे हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6Cl6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है तो इस पे ध्यान नहीं रखना है। यदि यहाँ पे स्टेप बोला हुआ है कि सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करना है, फिर जो है ना कार्बोकैटायन बनाना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाना, उसके बाद हम बात करते हैं रिमूव ऑफ प्रोटोन, वहां से प्रोटोन को H को जो निकाल रहे थे ना वही प्रोटोन निकल रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फ्रॉम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से प्रोटोन को निकालना है, फिर जाकर के अटैक करवाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये चीजें मैकेनिज्म ज्यादा ध्यान नहीं रखना, यदि रखना भी है तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे, ऊपर में जो भी होगा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि पढ़ लेना है आप लोगों को। उसके बाद हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में बेंजीन को जब H2 के साथ Na हीट करेंगे तो याद आया H2 क्या करता था, निकेल के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट करने के बाद आपको याद आया वहां पे बोले थे हाई टेम्परेचर पे निकेल काम करता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी पीटी कर जाता है। यदि नहीं देखे अभी तक तो वन शॉट देख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन का, 1 घंटा में कौन यार पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक चीज समझा करके अंडरलाइन कर देगा, कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग को पूरा का पूरा ऐसे ही एनसीईआरटी को पूरा का पूरा लाइन करके पढ़ा देंगे। ये बेंजीन है, बेंजीन को H2 की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि इसको तोड़ देगा, सब जगह को सब डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। बताए थे निकेल क्या करता है, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, तो साइक्लोहेक्सेन बना देता है। अब यदि यहीं पे यदि हम बात कर लेते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट दे दे, यदि हम इसी बेंजीन को 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ जो है ना यूवी लाइट दे दे, अल्ट्रावायलेट लाइट दे दे 500 केल्विन पे, तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या आया Cl2 आया, तो Cl2 आया तो Cl जोड़ देंगे। जब भी अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट आएगा तो बताए थे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह Cl जुड़ जाएगा और इसी को क्या कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, याद आया। अब बात करेंगे यहाँ पे कंबसन है, तो कंबसन में आपको पहले भी बताए थे कि हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन के बाद जब कंबसन करते हैं तो CO2 और वाटर निकलेगा। जैसे उसका फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, फिर भी रखने का हुआ तो रख सकते हैं। अब जो है ना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस फंक्शन जो है ना मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर लेते हैं, यानी कि हम सीधी बात करते हैं ऑर्थो पारा की बात करेंगे, ऑर्थो पैरा और मेटा की बात करेंगे, तो थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें ज्यादा जरूरत है नहीं। देखिए एक होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप और यहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे OH ये क्या करता है, हम आप लोग को वन शॉट में जीओसी का बताए हुए, जीओसी का वन शॉट मात्र 1 घंटे में पढ़ाए हुए, मजा आ जाएगा। तो वो हम बताए थे OH क्या करता है, देने वाला है, यानी कि ये +M लगाता है। और एक ट्रिक सीख लीजिए आज कि जहां +M लगा रहा है ना तो उसके ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा +M के लिए, और -M के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। आप कहोगे ये याद कैसे रहेगा, तो ये याद कैसे रहेगा, इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो प्लस के पर माइनस आ रहा है और तो पारा पे माइनस पे प्लस आ रहा है, तो मेटा पे क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब मेटा पे कहोगे उल्टा कैसे आ जाएगा, इसके कंपेयर में देखना ऑर्थो और पैरा के कंपेरिजन में। जैसे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है, +M लगा रहा है तो, और यहाँ पे माइनस। मेरे बात सुनो, यहाँ पे नहीं कुछ था कोई चार्ज, यहाँ पे यदि माइनस चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस चार्ज ऑटोमेटिक तो कम होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लस चार्ज आ गया, कम हो गया तो मान सकते हैं, ठीक है। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया। तो ये होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब कहोगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है ना, जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो उसे हम डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए कि एक्टिवेटिंग कौन कौन होता है, तो NH2 आ जाएगा, यानी कि +M लगाने वाला आ जाएगा, +M लगाने वाला आ जाएगा, +M लगाने वाला या +I लगाने वाला आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, मेटा ग्रुप लगा देगा, यानी कि +I नहीं +H लगा रहा है, तो इसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब डीएक्टिवेटिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या हो जाता है कि जो -M लगा रहा है ना वो आएगा, -M वाला कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, -M लगा रहा है, और यदि ये -M लगा रहा है तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, माइनस के उल्टा प्लस आ जाता है। यदि यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे न्यूट्रल था और ये दोनों के दोनों गरीब हो रहा है, इसका मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, ये दोनों से ये अमीर हो गया। तो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग जो होता है ना, यानी कि जहां पे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाए ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में, तो उसे हम कह देते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यही चीजें था और ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये उतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन हाँ रिएक्शन में जब बार बार ध्यान में रखना है, इसीलिए हम जान के बता दिए, ठीक है। तो
हम बात करते हैं यहां पर जो है ना, आज आपको हाइड्रोकार्बन वाला जो है ना ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट हो गया। अब जो है ना, अब हम एमीन का लेके आएंगे, हम फिनॉल वाला लेके आएंगे, तो हम धीरे धीरे जो है ना पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ने में मजा आ रहा हो तो। थैंक यू।